Hello and welcome dear students to the notebook class. Measure of central tendency पे देख लेते हैं what are the possible questions an examiner may ask. न्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस हमने फ्रेम किए हैं जिस पे एसएसबी आपको अब क्वेश्चन देने लगा है स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज करके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिक्स पोर्शन अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस के पोस्ट के लिए ये क्वेश्चंस हैं देख लेते हैं व्हाट इज़ द नंबर 1 क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज असर्शन गिवन है रीज़न गिवन है हमने बता देना है कि कोड्स का यूज़ करके कि असर्शन सही है रीज़न सही है या दोनों में से एक गलत है अकॉर्डिंगली हमने आंसर पिक कर लेना है. असर्शन को देख लेते हैं. असर्शन डियर स्टूडेंट्स मीडियन इज़ कंसिडर्ड अ पोजिशनल एवरेज. पोजिशनल एवरेज क्या मीडियन एक पोजिशनल एवरेज है? यस डियर स्टूडेंट्स मीडियन ऑफ आई होप कि आपने पढ़ाई की है आप रिकॉल कर पा रहे होंगे. मीडियन एक पोजिशनल एवरेज है बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इन एन ऑर्डर्ड सीरीज़. ठीक है तो यहाँ से आप ये याद करके चलेंगे मीडियन इज़ अ पोजिशनल इट्स अ पोजिशनल एवरेज. पहला असर्शन तो आपका सही है. आ जाते हैं रीज़न पे. रीज़न डियर सो मीडियन डिपेंड्स अपॉन ऑल द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस रादर देन देयर न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड. ये स्टेटमेंट भी सही है. रीज़न भी आपका सही है डियर स्टूडेंट्स. जो मीडियन है आपका ये डिपेंड करता है जो इसके पोजीशंस गिवन होंगी जो ऑब्जर्वेशंस की पोजीशन गिवन होंगी वो जो हमारी मीडियन है वो डिपेंड करती है कि जो रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन है गिवन इन अ डाटा सीरीज़ उस पर डिपेंड करती है करता है हमारा मीडियन. ठीक है रादर देन इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड. न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड क्या हो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है बट द पोजीशन ऑफ मीडियन डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन अ सीरीज़. तो रीज़न भी सही है. अब देख लेना हमें कि क्या रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की. अगर आप यहाँ BC Z बिकॉज लगा लें फिर इसे पढ़ें तो आपका जो ट्यून बनता है दिस इज़ वन ऑफ द शॉर्ट ट्रिक to solve reason assertion question. उसमें कि median is considered a positional average because median depends upon all the relative position of observation rather than their numerical attitude. Option A आपका आंसर है. How? Because assertion आपका सही है. assertion is correct. reason आपका सही है and जो reason है it is the correct explanation of assertion. हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे चलने से पहले बता देना आपके लिए डियर स्टूडेंट्स ज़रूरी है जो आपका मीन है it is a mathematical average. mean is mathematical average. मीडियन आपकी पोजिशनल एवरेज है वो हम आपको बता चुके हैं. एंड मोड जिसे आप Z से डिनोट करते हैं x बार से आप मीन को डिनोट करते हैं. मोड आपकी फ्रीक्वेंसी एवरेज है. मोड आपकी फ्रीक्वेंसी एवरेज है. अब अगर एग्जामिनर आपको कहीं से भी दे दे मीन आपका मैथमेटिकल एवरेज है मीडियन पोजिशनल एवरेज है एंड मोड आपकी फ्रीक्वेंसी एवरेज है. ये चीज़ें आपने याद रखनी है. एज फार एज मीडियन इज़ कंसर्न बिकॉज क्वेश्चन तो मीडियन पे बना है. एज फार एज मीडियन इज़ कंसर्न डियर स्टूडेंट्स मीडियन इनकम हाईली यूजफुल है फॉर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है तो आप वहाँ यूज़ करते हैं मीडियन को वो सॉल्व करने के लिए. आपने वेज एनालिसिस करने हैं तो मीडियन हियर इज़ हाईली यूजफुल एंड इट इज़ यूज्ड. अगर आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीडियन का आप इस्तेमाल करते हैं. हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे. क्वेश्चन नंबर 2. द क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स इज क्वेश्चन नंबर 2 है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है एज 1, 2 एंड 3. हमें अकॉर्डिंगली बता देना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. अकॉर्डिंगली हम आंसर पिक करेंगे विच आर गिवन एज ऑप्शन A, B, C एंड D. ठीक है स्टेटमेंट सबसे पहले देख लेते हैं डियर स्टूडेंट. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज मीन इज इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज. अगर आपको अर्थमेटिक मीन जो है क्या ये एक्सट्रीम वैल्यूज से इफेक्ट होता है डियर स्टूडेंट्स. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. एक्सट्रीम वैल्यू से हमारी क्या मुराद है डियर स्टूडेंट्स. एक्सट्रीम वैल्यू इन द सेंस कि अगर हमने सीरीज बनाई है उसमें द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज मोर देन द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस तो उससे हमारा मीन इफेक्ट हो जाता है. ठीक है तो इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. इट कैन बी एल्जेब्रिकली मैनिपुलेटेड. क्या अर्थमेटिक मीन एल्जेब्रिकली मैनिपुलेट किया जा सकता है डियर स्टूडेंट्स. यस एल्जेब्रिकली मैनिपुलेट मीन किया जा सकता है. ये जो मीन है इट अलाउज
एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, ये आप याद रखेंगे अगर एग्जामिनर आपको ये सेम पॉइंट ऐसे दे दे, क्या मीन एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट अलाउ करता है? यस करता है, विच मीन्स इट कैन बी एल्जेब्रिकली मैनिपुलेटेड। तो दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 हमारे सही है। तीसरा स्टेटमेंट, इट इज़ अनसूटेबल फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्टेटमेंट गलत है डियर स्टूडेंट, बिकॉज मीन इज सूटेबल फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, मीन इज suitable in case of grouped frequency distributions। तो ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज इट हैज़ गिवन अनसूटेबल फॉर जनरल ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। ऑप्शन हमारा आंसर ये है। इसको साथ में देखते हुए चलते हैं। कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट आपके लिए जाननी है डियर स्टूडेंट, दैट इज़ कि अर्थमेटिक मीन है, जो अर्थमेटिक मीन है, ए एम मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स बार इसका सिंबल है। अर्थमेटिक मीन इट इज़ मोस्ट वाइडली, अर्थमेटिक मीन इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड एवरेज, ये पॉइंट आप याद रखते हुए साथ में चलेंगे। दूसरा पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट इज़ एल्जेब्रिकली, मीन इज एल्जेब्रिकली फ्लेक्सिबल, it is algebraically flexible। Coming to the third important point, that is it is based on all observations, mean is based on all observations given in the series, which means कि आप किसी ऑब्जर्वेशन को छोड़ के मीन नहीं निकाल सकते, सारी मीन्स सारे ऑब्जर्वेशंस का ट्रीटमेंट करके आप मीन निकाल पाते हैं। सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द मीन। आपकी जो फॉर्मूला है इंडिविजुअल सीरीज में मीन की, इट इज़ एक्स बार समेशन ऑफ एन डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। और ये वाला एन है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले वाला एन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन उनकी करते हैं, और कैपिटल एन है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन निकालना है तो टोटल ऑफ सारे ऑब्जर्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जी, अगर ये ऑब्जर्वेशन है तो ये आपका स्मॉल एन हो गया। इनका सम ले लेते हैं और डिवाइड करते हैं आप, इनका सम ले लेते हैं और डिवाइड करते हैं ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3, ये आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, आपका मीन निकल आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी, आई होप ये फॉर्मूला सारी आपको याद होंगी, हो सकता है एग्जामिनर आपको फॉर्मूला भी दे दे, तो आपको ये चीज़ें भी याद होनी चाहिए। कमिंग टू द क्वेश्चन, इट वाज अबाउट द अर्थमेटिक मीन, हियर वाज गिवन सर्टन स्टेटमेंट्स, जो हमने पढ़े हैं स्टेटमेंट, हमने बता देना था कि स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारे पहले 2 स्टेटमेंट करेक्ट थे। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें जाननी थी फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी हमने देख ली। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, मैच द पेयर्स, ठीक है। हमने कुछ पेयर्स मैच करनी है। पहला लिस्ट जो है मैच, हमें लिस्ट फर्स्ट करना है लिस्ट सेकंड के साथ। एक लिस्ट में तो हमारे गिवन है डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स गिवन है, उसमें से मीन है, मीडियन है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, दीज आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेकंड लिस्ट में हमें मैच करना है कि कौन सा जो कौन सी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये कौन सी टाइप है, सूटेबल किस चीज़ के लिए, ऑप्शन में यहाँ से गिवन है, हमने इन्हें मैच करना। अकॉर्डिंगली हम कोड्स में से आंसर पिक करेंगे। आंसर आर गिवन एज ABCD, तो अकॉर्डिंगली देखेंगे। देख लेते हैं पहले मीडियन जो है डियर स्टूडेंट्स, किस लिस्ट में से किस ऑप्शन के साथ ये मैच करता है। मीडियन डियर स्टूडेंट्स इज अ पोजिशनल, आंसर आप अपने एंड पे देखते हुए चलेंगे, इट्स अ पोजिशनल एवरेज। मीडियन इज पोजिशनल एवरेज, पहले पॉइंट आप याद रखेंगे। एंड कमिंग टू द मीन, कमिंग टू द मोड, मोड इज फ्रीक्वेंसी, इट इज डियर स्टूडेंट्स मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोड आपका है, मोड इज नथिंग बट मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन ए डिस्ट्रीब्यूशन। इन ए डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होता है वो आपका मोड होता है। मोड को आप Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। मीडियन को आप M से डिनोट करते हैं, ये भी साथ साथ आप देखते हुए चलें। ज्योमेट्रिक मीन के बारे में देखना है कि हमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। ज्योमेट्रिक मीन इज डियर स्टूडेंट्स सूटेबल फॉर ग्रोथ रेट्स, ज्योमेट्रिक मीन आपका सूटेबल है फॉर ग्रोथ रेट्स, इट इज़ सूटेबल फॉर ग्रोथ रेट्स, विच मीन्स अगर आपने ग्रोथ रेट्स को कैलकुलेट करना है तो ज्योमेट्रिक मीन का आप यूज़ करते हैं। दिस इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज़ यूज्ड और इज सूटेबल टू कैलकुलेट ग्रोथ रेट्स, ये पॉइंट आपने याद रखना है। हार्मोनिक मीन पे आ जाते हैं। हार्मोनिक मीन इज सूटेबल फॉर एवरेजिंग रेट्स, एवरेजिंग अगर आपने रेट्स करनी है तो हार्मोनिक मीन का आप इस्तेमाल करते हैं। सो आंसर आपका इस हिसाब से डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन ए बनता है। लेट मी कम बैक टू द क्वेश्चन सो दैट कि हम रिवाइज कर पा रहे हैं कि क्वेश्चन किस पे था और हमने आंसर क्या कर दिया। क्वेश्चन वाज कि हमें लिस्ट मैच करने थे। मीडियन क्या है, इट इज़ अ पोजिशनल वैल्यू 1। सेकेंड अबाउट व्हाट वाज द मोड, इट इज़ अ मोस्ट फ्रिक्वेंट
मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमारा मोड है। ज्योमेट्रिक मीन लिस्ट 2 में जो चीज़ें गिवन है उस हिसाब से हम ये मान के चलते हैं इट इज़ सूटेबल फॉर ग्रोथ रेट्स। जब हमें ग्रोथ रेट्स को निकालना है तो ग्रोथ रेट्स के लिए ज्योमेट्रिक मीन इज़ कंसिडर्ड द डिजायर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हार्मोनिक मीन आपका सूटेबल है फॉर एवरेजिंग रेट्स। ऑप्शन आपका ए बनता है। कुछ चीज़ें जो आपको और जानना ज़रूरी है वो ये है कि ज्योमेट्रिक मीन ग्रोथ रेट के लिए हमने आपको बता दिया। हार्मोनिक मीन अगर आपने स्पीड की एवरेज निकालनी है या रेट्स की एवरेज निकालनी है, रेट प्रॉब्लम्स हैं, स्पीड प्रॉब्लम्स हैं, उनकी एवरेज निकालनी है तो हार्मोनिक मीन आप इस्तेमाल करते हैं डियर स्टूडेंट्स। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन नंबर 4 इज द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 24। ऐसा कोई एग्जामिनर क्वेश्चन दे कि आपका मीन जो है, मीन ऑफ mean mean of 15 observations is 24 which means your mean is 24। ठीक है, मीन आपका 24 है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन, अब जो ये 15 ऑब्जर्वेशन है इन्हें अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाइड करें, द न्यू मीन विल बी, आपको नया मीन निकालना है डियर स्टूडेंट्स। इसका एक सिंपल सा आंसर मैं आपको बताते चलो एक्सप्लेनेशन के साथ, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 15 ऑब्जर्वेशन है, मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 24। 15 ऑब्जर्वेशन उनका मीन जो है एक्स ऑफ का वो 24 है। फिर क्वेश्चन आपको बता दे रहा है कि अगर हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाइड करें, हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाइड करें, नया मीन हमारा क्या होगा। तो लगा लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपका 24 मीन है, उसको मल्टीप्लाइड बाई 2 से करें, ठीक है, वो आपका 48 आ जाता है। ज़्यादा आपको मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन का इफ़ द ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 2 विच मीन्स मीन को आपने 2 से मल्टीप्लाइड करना, जो गिवन मीन है आपका, जो आपका वहाँ से आंसर आता है वो 48 आ जाता है। 48 आपका ऑप्शन से, ये शॉर्टकट है, इसे आप याद रखिए। और ऐसा क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ से कि पहले हर एक ऑब्जर्वेशन आप कहाँ से निकालें, उसमें करना है। ऑब्जर्वेशन को आपको कुछ करना ही नहीं है। आपका मीन गिवन है 24, आपको बता रहा है कि 2 से हर ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। आप 2 से हर ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करें या मीन को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट आपका सेम आ जाएगा, ठीक है। 24 आपका मीन है, 24 का आप मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, विच क्वेश्चन गिव्स यू दैट नंबर 2 आपको वहीं से दे देता है। जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका नया मीन होगा, दैट इज़ 48। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है, चलेंगे थोड़ा सा आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 डियर स्टूडेंट्स रीजन असर्शन पे है। असर्शन देखना है, रीजन देखना है, अकॉर्डिंगली हमें आंसर पिक करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच आर गिवन एज A, B, C and D। द assertion is harmonic mean is preferred in averaging speed over equal distance। तो अभी हम ये पढ़ रहे थे कि जो हमारा हार्मोनिक मीन है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज प्रेफर्ड इन एवरेजिंग स्पीड्स ओवर इक्वल डिस्टेंसेस। तो असर्शन हमारा करेक्ट है, सही है। रीजन पे आ जाते हैं। हार्मोनिक मीन असाइन्स ग्रेटर वेट टू स्मॉलर ऑब्जर्वेशंस, ये भी सही है। रीजन भी आपका सही है डियर स्टूडेंट। क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन असर्शन की? यस, हार्मोनिक मीन इज प्रेफर्ड इन एवरेजिंग स्पीड्स ओवर इक्वल डिस्टेंस बिकॉज हार्मोनिक मीन असाइन ग्रेटर वेट टू स्मॉलर ऑब्जर्वेशंस। आपका रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, आपका आंसर ए ऑप्शन बन जाता है डियर स्टूडेंट्स। जो हार्मोनिक मीन है आपका, आप यहाँ से तो ये याद रख के चले, यहाँ से आपने ये पकड़ना, इट इज़ आइडियल फॉर एवरेजिंग स्पीड ओवर इक्वल डिस्टेंस। ये आइडियल माना जाता है हार्मोनिक मीन आपका, इट इज़ कंसिडर्ड आइडियल फॉर एवरेजिंग स्पीड्स ओवर इक्वल डिस्टेंस। तो असर्शन हमारा सही है। जो हार्मोनिक मीन है ये वेट देता है, इट गिव्स वेट टू स्मॉलर वैल्यूज़, ये स्मॉलर वैल्यूज़ को वेट दे देता है। ये पॉइंट भी आपने साथ में देखते हुए याद करते हुए चलना है। हार्मोनिक मीन की फॉर्मूला आपको लिखते हुए साथ में चलेंगे। हार्मोनिक मीन की फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज में इट इज़ n डिवाइड बाई समेशन ऑफ 1 बाई एक्स, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आई होप ये फार्मूलाज आपने याद रखी होंगी। कहाँ कहाँ से हम हार्मोनिक मीन को और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? स्पीड में यूज़ करते हैं। व्हेन वी आर सपोज टू डील विद द स्पीड प्रॉब्लम्स वी यूज़ हार्मोनिक मीन। अगर हमने एफिशिएंसी निकालनी हो तो हार्मोनिक मीन का यूज़ करते हैं। अगर हमें रेट्स कैलकुलेट करनी हो तो हार्मोनिक मीन का यूज़ हम कर लेते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 डियर स्टूडेंट्स इज which of the following are characteristic of a good measure of central tendency? Good measure of central tendency के बिकॉज सेंट्रल टेंडेंसी के कितने मेजर है? वी हैव 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमारा अर्थमेटिक मीन है, मीडियन है, मोड है, ठीक है, मीडियन को m से आप डिनोट करेंगे, इसको x बार से कीजिए, सो z मोड को z से कीजिए। हार्मोनिक मीन है hm, हमारा ज्योमेट्रिक मीन है। दीज आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के जो एक अच्छी
मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सामने कुछ गिवन है, हमने बता देना है कौन कौन सा ऊपर ऑप्शंस में इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। और ये एक सेंट्रल टेंडेंसी की बात नहीं हो रही है, ये गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात हो रही है, ठीक है। वो पांचों में से हमने बता देना है कि जो एक गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंसिडर की जाती है उनमें से कौन से ऑप्शंस गिवन हैं जो हमें बता देता है दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सिंपलस्टीन कंप्यूटेशन वो एक गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मानी जाती है जो जिससे हमारी कंप्यूटेशन आसान हो, जो कंप्यूटेशन को कैलकुलेशन को आसान कर दे। ये दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, नंबर 1 इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। रिजिड डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी की वो रिजिड होनी चाहिए, यस वो रिजिड होनी चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, अगर फ्लक्चुएशन सैम्पलिंग में आ जाए डियर स्टूडेंट्स, सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशन आ जाए तब जो हमारी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो रिजल्ट डिजायर्ड देती है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यस जो भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो वो कैलकुलेशंस बढ़िया दे देती है, अगर सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन आ भी जाए तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, जिस भी सेंट्रल टेंडेंसी की डिपेंडेंस हो एक्सट्रीम डिपेंडेंस ऑन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, एक्सट्रीम वैल्यूज़, वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं मानी जाती है। फॉर एग्जांपल कंपटीशन हमारी आसान कर देती है, वो सेंट्रल टेंडेंसी गुड मानी जाती है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी गुड मानी जाती है। उसकी डेफिनेशन रिजिड हो, वो फ्री फ्रॉम सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन हो, बट अगर वो कंप्लीटली डिपेंड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज़ हो तो वो सही नहीं मानी जाती है, ठीक है। कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज़, अगर कोई सेंट्रल टेंडेंसी डिपेंड हो ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज़ तो वो गुड नहीं मानी जाती है, ठीक है। आपके लिए इसे आसान कर देते हैं, आंसर आप यहाँ से पकड़ लेंगे। आपके लिए इसी चीज़ को, इसी टॉपिक को थोड़ा सा आसान कर देते हैं। दैट इज़ डियर स्टूडेंट्स कि जो गुड एवरेज है, गुड एवरेज विच मीन्स गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो दैट शुड बी easy to use, to put in use, that should be easy to put in use, that should be representative, दैट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव विच मीन्स कि अगर उसे हम यूज़ में लगा रहे हैं कि वो सारे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, वो सारे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, वो स्टेबल है, वो बदलती नहीं रहती है, ठीक है। थोड़ा सा भी हमने वैल्यू चेंज कर दिया कैलकुलेशन ही सारी चेंज हो गई। मैथमेटिकली डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली वो वर्केबल हो, विच मीन्स कि मैथमेटिकली अगर हमें उसे यूज़ में लाना है, वर्द वी आर रिक्वायर्ड टू डू सम सर्टन एल्जेब्रिक और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, वहाँ भी वो उस पैरामीटर पे भी ये मेजर खरी उतरनी चाहिए। दैट इज कंसिडर्ड अ गुड एवरेज और गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। डियर स्टूडेंट्स, मौका आप हमारे साथ ले रहे हैं, आप अपना स्कोर भी हमारे साथ शेयर करते जाइए कि आप क्वेश्चंस को देखते हुए कितना स्कोर कर पाते हैं। नंबर 7 पे आ जाते हैं। इन अ पॉजिटिवली स्केवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, आई होप कि डिस्ट्रीब्यूशंस आपने पढ़े होंगे, स्केवर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े होंगे, पॉजिटिवली नेगेटिवली, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। इसी पे एक क्वेश्चन है कि इन अ पॉजिटिवली स्केवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पॉजिटिवली स्केवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स, उसमें करेक्ट ये है कि जो आपका मोड है ये लेस देन होता है मीन, और ये लेस देन होता है जो आपका मोड है वो लेस देन होता है मीडियन, वो लेस देन होता है मीन। पहले तो पॉइंट ऑफ ये याद रखेंगे। अगर आप ऑप्शन बी देखेंगे तो ऑप्शन बी में सिमिलरली ये दिया है, जो आपका स्केवर्ड पॉजिटिवली स्केवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें आपका मोड लेस देन होता है, जी आपका लेस देन होता है, एम लेस देन होता है एक्स बार, मोड इज लेस देन मीडियन, मीडियन इज लेस देन मीन, ठीक है। आपको एग्जामिनर ऐसे दे दे या ये सिम्बल्स में ऐसे करके दे दे या अदरवाइज करके दे दे, ऐसे नाम लिख के दे दे, तो आपको याद पहले ये रखना है, ठीक है। आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स हम और एक दो पॉइंट जो आपको जाना ज़रूरी है। अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन आपका है ये राइट टेल एलोंगेटेड है, राइट टेल एलोंगेटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन आपका ऐसा है, ठीक है। आई होप ये वाइल स्टडीइंग द डिस्ट्रीब्यूशंस और स्केवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आपने ये बेल शेप्ड कर्व्स देखी होंगी, जो डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं, एंड स्क्यूनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है, उसकी टेल राइट की तरफ एलोंगेटेड है, तो वो आपका पॉजिटिव स्क्यूनेस दिखाता है, पॉजिटिव, वो पॉजिटिवली स्किवर्ड होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन। और जब पॉजिटिवली स्किवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो तो तब आपका
मोड जो है इट इज़ लेस देन मीडियन एंड इट इज़ लेस देन मीन, तो ये आप याद रखेंगे। अगर अदरवाइज इसका हो, अदरवाइज इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ गिवन इन अ वे कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन की टेल है वो लेफ़्ट की तरफ एलोंगेटेड है, लेफ़्ट की तरफ एलोंगेटेड है, तो यही इक्वेशन रिवर्स होगी। आपका मीन जो है इट विल बी ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन विल बी ग्रेटर देन मोड, ऐसे रहेगा, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, ये क्या है, जब आपकी लेफ्ट टेलर एलोंगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन हो देन योर मीन इज ग्रेटर देन मीडियन देन ग्रेटर देन मोड। और अगर ये राइट की तरफ एलोंगेटेड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो ये ऑब्वियसली नेगेटिवली स्क्यूड हो गया, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में योर मीन इज ग्रेटर देन मोड एंड मोड इज ग्रेटर देन, सॉरी, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। In the positively skewed distribution, your mean is greater than median, median is greater than mode. ठीक है, coming to the question number next, dear students, question number 8. The question number 8 is match list 1 with the list second. Match list 1 में arithmetic mean, median, mode, geometric mean given है, and here are certain characteristics हमें देखना है dear students। arithmetic mean जो है आपका it is based on all observations। arithmetic mean is based on all observation in a series in a डेटा सेट। डेटा सेट में जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं, मीन उस पर सारे ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है। व्हाट डज दिस मीन डियर स्टूडेंट्स, कि मीन हर एक ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है। इट मीन्स दैट कि अगर आपने मीन कैलकुलेट करना है, आपका डेटा सेट गिवन है, उससे मीन कैलकुलेट कर रहा है, तो आपने हर एक ऑब्जर्वेशन है उसको कंसिडरेशन में लेना है, तब जाके आप मीन निकाल पाएंगे, अदरवाइज आपका रिजल्ट गलत आ जाएगा। ठीक है, मीडियन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। मीडियन आपका इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम, इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ये पॉइंट आप याद रखते हुए चलेंगे। मोड क्या है आपका, इट इज़ most repeated item, it is mode is nothing but most repeated item or value or observation in the frequency in a distribution or data set, ये आप याद रखें। what is geometric mean dear students, it is compound growth calculations, which means अगर आपने growth calculations में कोई average यूज करनी है to calculate growth calculations, geometric mean is an ideal, considered an ideal measure। ठीक है, geometric mean आपका it is considered, it is widely used in population growth calculations, index numbers, CAGR, etc। ठीक है, so we directly will come to the question number 9। question number 9 dear students is, if mean is 40, median 35, then according to the empirical relationship the mode is, आपने मोड निकालना है। आपका मीन गिवन है इट इज़ 40, आपका मीडियन गिवन है इट इज़ 35, आपने जी निकालना है, मोड निकालना है। और यहाँ से इसने थोड़ा ट्विस्ट करके दिया है टू द एम्पैरिकल रिलेशनशिप, कुछ नहीं, आपने मोड निकालना है, एम्पैरिकल हो या ना हो, इतना आपने मगजमारी नहीं करनी है। देयर इज़ अ सिंपल फार्मूला इन दिस केस डियर, अगर आपने मोड निकालना हो तो मोड की एक फार्मूला है। मोड आपका इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आप याद रखेंगे, आई होप आपको ये याद भी होगी। अगर ये क्वेश्चन ऐसा है तो ये फॉर्मूला आप लगा लेंगे आराम से, और ये फॉर्मूला भी आपको याद होनी चाहिए। तो हमने क्या आपको बता दिया कि आपने मोड निकालना है, देन मोड को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई आपको कर देता हूँ, इट इज़ 3 मीडियन, 3m में लगा लेता हूँ, माइनस 2x बार मीन। तो अब आप वैल्यूज़ लगा लेंगे, जी आप फिर से वहीं लगा लेंगे, 3 ऑफ फार्मूला का वहीं लगा लेंगे, मीडियन आपका 35 है, माइनस ऑफ 2 फार्मूला का वहीं से लगा देंगे, मीन आपका 40 है, कैलकुलेशन ऑफ कर देंगे, तो ये अब आपका सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब तो कैलकुलेशन इतना तो मैं आपको यहाँ से बता के कर रहा हूँ, कैलकुलेशन अब सिंपल नहीं है फॉर्मूला, क्योंकि वट वी हैव डन, वैल्यूज़ हमने पुट तो कर दिए, अब कैलकुलेशन लगानी है, ऑप्शन देख लेना है। कैलकुलेशन अगर आप लगा लेंगे, आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 105 आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 80 आपका आ जाता है, which is nothing but 25 dear students, which means आपका मोड 25 है, आंसर आपका ऑप्शन बी बनता है। ठीक है, coming to the question number next, question number 10। the question number 10 is, consider the following statements regarding mode and answer कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमने बता देना है। A distribution may have more than one modes, क्या एक डिस्ट्रीब्यूशन में more than one mode हो सकता है? yes dear students, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में more than one mode हो सकता है। what do we mean by mode? mode means most frequent
वैल्यू, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ओकरिंग वैल्यू, या जो मोस्ट रेपिटेटिव वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, उसे हम मोड कहते हैं। और ये दो भी हो सकते हैं या मोर देन वन भी हो सकता है, ठीक है। मोड इज ऑलवेज डिटरमाइंड एल्जेब्रिकली, नहीं ये गलत है, ठीक है। मोड ऑलवेज इज नॉट ऑलवेज डिटरमाइंड एल्जेब्रिकली, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला सही है। मोड कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली, यस मोड कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। 1 और 3 आपका सही है, ठीक है। 1 और 3 तो कहीं पे होगा, ये आपका आंसर बनता है। कमिंग टू द सर्टन टाइप्स ऑफ मोड, डियर स्टूडेंट, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी अभी हम पहले सेट में बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूशन आपका यूनी मॉडल भी हो सकता है, विच मीन्स उसमें एक ही मोड हो सकता है। वो बाई मॉडल भी हो सकता है। आपका डिस्ट्रीब्यूशन बाई मॉडल भी हो सकता है, विच मीन्स उसमें दो मोड्स भी हो सकते हैं, दो ऐसे वैल्यू जो फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हों। और आपका डिस्ट्रीब्यूशन मल्टी मॉडल भी हो सकता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन मल्टी मॉडल भी हो सकता है, विच मीन्स देयर कैन बी मोर देन 2 मोड्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, एग्जामिनर शायद आपको यहाँ से क्वेश्चन बना के दे दे, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको साथ लेते हुए आप चलेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ये इस क्वेश्चन के बिना पे एग्जामिनर शायद आपको दे, वो ये है कि डियर स्टूडेंट, जो आपका मोड है, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन मार्केटिंग। मोड आपका वाइडली यूज्ड मार्केटिंग में होता है। कंज्यूमर प्रेफरेंस एनालिसिस अगर आपने करनी है, मोड आपका यहाँ पे वाइडली यूज होता है। कंज्यूमर प्रेफरेंस एनालिसिस में मोड ऑफ यूज़ करते हैं, मार्केटिंग में आप मोड यूज़ करते हैं, और फैशन इंडस्ट्री में भी आप मोड का यूज़ करते हैं। सो दीज वर द सर्टन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड अ सेट जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे थे। हम और एक सेट के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक आप अपनी प्रोग्रेस चेक कर लें।